आरसीसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लेक्सचर को। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था आरसीसी का, जिसमें कि हमने कंक्रीट की ग्रेड्स, रीइंफोर्समेंट की ग्रेड, उनमें आने वाले स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, उनके बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था और जो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थे वो देखे थे। अब हमारा आज से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आरसीसी के अंदर फ्लेक्सचर। तो फ्लेक्सचर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया है और उसका बेंड होने के बाद जो शेप होगा, डिफ्लेक्टेड शेप होगा, वो कुछ इस टाइप से होता है। अभी मैंने इस बीम में जो रीइंफोर्समेंट है वो नहीं बनाया है, नॉर्मल ओनली कंक्रीट की ये बीम है। तो अब हम देखेंगे कि ये होता है बीम का न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे स्ट्रेसेस की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें बीम में स्ट्रेसेस होती है जो सेम होती है। तो मान लीजिए ये बीम है हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन की है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ऐसे जाता है। तो मतलब कि इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन में स्ट्रेसेस की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। तो अब यहाँ देखेंगे कि बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आता है। तो ये हमको सबको पता है कि बीम में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो आता है कंप्रेशन आता है और नीचे आता है टेंशन, ठीक है। बीम के इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन का जितना भी कंक्रीट होगा उसमें कंप्रेशन आएगा और उसके नीचे वाले पूरे पोर्शन में जो है वो टेंशन आएगा। अभी ये याद रखना कि हमने इस बीम में रीइंफोर्समेंट नहीं डाला है, ओनली ये कंक्रीट की बीम है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है वो हमने देखी थी। वापिस से बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है FCK, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर की साइज़ बड़ी होने के कारण उसमें हम फैक्टर लगाते हैं कितने का, FCK में हम फैक्टर लगाते हैं 0.67 FCK कर देते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले होता है FCK, फिर उसको 0.67 FCK कर लेते हैं क्योंकि जो हमारा सेक्शन होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है। और उसके बाद वापस में इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लग जाती है 1.5, कंक्रीट में होती है 1.5 और स्टील में होती है 1.15। तो ये हो जाता है 0.446 FCK। मतलब कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस जो होती है वो 0.446 FCK होती है। तो कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए अभी जो इस बीम के ऊपर लोड आने वाला है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी का है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक लोड इस बीम के ऊपर आ रहा है। तो क्या होगा कि ऊपर वाले जोन में तो कंप्रेशन आएगा, तो वो तो कंक्रीट तो कंप्रेशन ले सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हैं अभी हम, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आएगा, टेंशन। और हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल दो या टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल दो, वो कितनी होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था, वो होता है 0.7 रूट FCK, ठीक है। मतलब कि कंक्रीट की कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होती है और वो जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हमने लगभग 10 से 15% के बीच में मानी थी। तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, मतलब कि कंक्रीट जो है वो इतनी टेंसाइल स्ट्रेसेस को ले सकती है, ठीक है। तो मान लो इस बीम के ऊपर स्मॉल लोड आ रहा है, उसकी वजह से बॉटम वाले जोन में जो टेंशन आएगा वो इतना कम है कि उस टेंशन को ये जो कंक्रीट है वो झेल पा रही है। मतलब कि अभी इसमें क्रैकिंग नहीं हुई है, ठीक है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हम मानते हैं कि कंक्रीट के अंदर थोड़ी सी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कितनी होती है, 10 से 15%। तो अभी इस सेक्शन के ऊपर स्मॉल लोड आ रहा है, उस वजह से क्या है कि बॉटम वाली जो कंक्रीट है उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस इतनी डेवलप नहीं हो रही है कि इसमें क्रैकिंग हो जाए। तो इस कंडीशन में इस सेक्शन को बोलेंगे हम अनक्रैक्ड सेक्शन।
ठीक है। अब लेकिन हम आगे की बात करें तो अनक्रैक्ड सेक्शन क्या हम बनाते हैं? अनक्रैक्ड सेक्शन को हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि अनक्रैक्ड सेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी स्मॉल लोड तक ही होती है और इसमें रीइंफोर्समेंट भी नहीं होता है। तो अब हम मानते हैं कि लोड जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लोड को जो है वो थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लोड को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि अब जो है वो बॉटम वाले फेज़ में टेंशन जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाएगा, और टेंशन जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तो कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है अब वो उससे क्रॉस होने लग जाएगा, उससे बढ़ने लग जाएगा। मतलब कि कंक्रीट इतनी स्ट्रेस ले सक रही है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, लेकिन लोड बढ़ाने के कारण बॉटम वाले जोन में स्ट्रेसेस अब इस वाली वैल्यू से भी ज़्यादा जाने लगेगी। तो क्या होगा, कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे। तो कंक्रीट में क्रैक्स आने से क्या होगा कि कंक्रीट तो पूरी फेल हो जाएगी बॉटम वाले जोन में, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इस बीम को टिकाए रखने के लिए बॉटम में रीइंफोर्समेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रीइंफोर्समेंट होता है सरिया। तो अब हम जब इसमें सरिया प्रोवाइड करा देंगे तो क्या होगा कि अब कंक्रीट तो फेल हो चुकी है, लेकिन अब जितना भी टेंशन आने वाला है उस टेंशन को कौन कैरी कर लेगा? ये वाला बॉटम वाला रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस तरीके से फिर ये सेक्शन जो है वो आगे टिका रहेगा। तो जब इस टाइप का सेक्शन आ जाता है जिसमें कि कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं तो वो सेक्शन कहलाता है क्रैक्ड सेक्शन, ठीक है। तो हमने दो टाइप के सेक्शन पढ़ लिए, एक होता है अनक्रैक्ड सेक्शन, दूसरा होता है क्रैक्ड सेक्शन। अनक्रैक्ड सेक्शन वो होता है जिसमें कि टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती है वो कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन क्रैक्ड सेक्शन में जो बॉटम वाले जोन में टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो कंक्रीट की फ्लेक्सुरल ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से हमको जो है वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात को देखेंगे कि क्रैक्ड सेक्शन जो है वापस से आगे सब डिवाइडेड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर वापस से हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम क्रैक्ड सेक्शन की बात करते हैं डिटेल में। तो अब जो ये क्रैक्ड सेक्शन होते हैं कंक्रीट में वो वापस से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। क्रैक्ड सेक्शन की ही हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनक्रैक्ड सेक्शन क्या होता है उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, और बिना रीइंफोर्समेंट वाली कंक्रीट तो हम बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो आरसीसी ही नहीं कहलाएगी। तो इस वजह से हमको ये 3 सेक्शन देखने हैं किसके अंदर, क्रैक्ड वाले में। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होगा। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन बातें याद रखनी है वही मैं बताऊंगा आपको, बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो जो आपको ध्यान रखना है वही बताऊंगा। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन क्या होता है उसको आप ऐसे याद रखना है कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में रीइंफोर्समेंट जो होता है, रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया, रीइंफोर्समेंट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, और कंक्रीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस टाइप से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे कि इनका होने से होता क्या है। तो हमने बीम जो बनाई, तो बीम में एक तो कंक्रीट होती है, एक रीइंफोर्समेंट होता है। तो जब हमने इसमें रीइंफोर्समेंट बनाया, मान लो ये हमारा बीम का सेक्शन था और बॉटम वाले जोन में हमको रीइंफोर्समेंट देना होता है, तो मान लो हमने यहाँ पर कुछ सरिये प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, लेकिन हमने जितना रीइंफोर्समेंट चाहिए था, ठीक है, मतलब कि इक्वली नहीं दिया कि भाई जितना लोड आने वाला है उसका आधा लोड तो कंक्रीट ले लेगी, आधा लोड रीइंफोर्समेंट ले लेगा, वो नहीं किया हमने क्या किया, जितना रीइंफोर्समेंट हमको आधा आधा करने के लिए चाहिए था उससे हमने थोड़ा कम रीइंफोर्समेंट डालेंगे, तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा थोड़ा सा कम, और कंक्रीट की जो होती है वो थोड़ी सी उसमें हो जाएगी ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि जब बीम फेल होगी तो फेल होते टाइम दोनों में से, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट में से पहले फेल कौन होगा। तो क्योंकि हमको पता है कि हमने रीइंफोर्समेंट को जितना चाहिए था उतना नहीं डाला, उससे थोड़ा कम क्वांटिटी डाली है, मतलब कि पहले फेल कौन होगा, रीइंफोर्समेंट फेल होगा। तो मतलब कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में रीइंफोर्समेंट पहले फेल होता है, ठीक है। और हमको पता है कि रीइंफोर्समेंट में जो फेलियर होता है वो होता है डक्टाइल फेलियर होता है,
ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि हमारी बीम जो है वो एकदम से फेल नहीं होकर और धीरे धीरे उसमें पहले डिफ्लेक्शन आएगा और फिर जाके बीम जो है वो फेल होगी। क्यों? क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो एकदम से फेल नहीं होता, वो धीरे धीरे खिंचता जाता है और फिर उसके बाद आगे जाके फेल होता है। तो ये क्लियर हुआ। अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जो होती है उसमें रीइंफोर्समेंट होता है कम, कंक्रीट होती है ज़्यादा। उस वजह से क्या होता है, पहले कौन फेल होगा? रीइंफोर्समेंट पहले फेल होगा और रीइंफोर्समेंट पहले फेल होने के कारण अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कौन सा फेलियर आता है हमारे पास? डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर जो है वो इसमें आता है और डक्टाइल फेलियर आने के कारण इस बीम में क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि डिफ्लेक्शन जो विक्षेप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारी मान लो एक बीम है तो उसमें रीइंफोर्समेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा जो है वो बीम पहले झुकेगी और उसके बाद जाके अल्टीमेटली फेल होगी। तो इसमें लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये? अब इसके बाद हम सेकंड सेक्शन पे जाते हैं। इनके स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले डायग्राम भी बनेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट हम इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब देखते हैं बैलेंस सेक्शन क्या होता है। तो बैलेंस सेक्शन में रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग इक्वल होती है। अब क्वांटिटी हम यूँ नहीं कि एरिया से काउंट कर रहे हैं या वजन से या वॉल्यूम से, हम उसका मतलब ये है कि जितना लोड रीइंफोर्समेंट लेगा उतना ही लोड जो है वो कंक्रीट भी लेगी, ये हम मान के चलते हैं। तो बैलेंस सेक्शन वो होता है जिसमें कि रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट दोनों इक्वल लोड लेते हैं। उस वजह से जो है वो दोनों साथ साथ फेल होंगे, कोई भी पहले फेल नहीं होगा, दोनों साथ साथ फेल होंगे। इस टाइप से जो है वो बैलेंस सेक्शन जो होता है वो बैलेंस इसीलिए कहलाता है क्योंकि कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट दोनों एक साथ फेल होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाली बात है नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में। तो ओवर रीइंफोर्स जो सेक्शन होता है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में रीइंफोर्समेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और कंक्रीट जो होती है वो कम होती है। मतलब कि ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए किसको प्रोवाइड कराया जाता है? रीइंफोर्समेंट को, और कंक्रीट जो होती है वो कम प्रोवाइड कराई जाती है। तो अब इसमें क्या होगा कि ओवर रीइंफोर्स हमारा सेक्शन है, ठीक है। तो ओवर रीइंफोर्स होने के कारण इसमें रीइंफोर्समेंट तो है ज़्यादा और कंक्रीट है कम। तो पहले अब फेल कौन होगा? तो फेल हो जाएगा पहले कंक्रीट। क्यों? क्योंकि कंक्रीट है कम और उसमें स्ट्रेसेस ज़्यादा आ जाएगी। तो इस टाइप से जब कंक्रीट फेल होती है तो कंक्रीट हमने देखा था कि कंक्रीट का जो फेलियर होता है वो ब्रिटाइल फेलियर होता है। ठीक है। ब्रिटाइल फेलियर कैसे होता है? कांच के समान टूटता है, अचानक से टूटता है। उस वजह से जो है वो इस वाली बीम में, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में डिफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत कम आता है। बीम स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोड लेती रहती है, लेकिन जैसे ही उस पर फेल होने का होता है तो वो अचानक से फेल हो जाती है। इस टाइप का डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये ब्रिटाइल फेलियर होगा और इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब इन सेक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन जब करेंगे कि कौन सा सेक्शन अंडर है, कौन सा ओवर है, कौन सा बैलेंस है, तो उसका एक तरीका दिया हुआ है हमको कोड में। इसके लिए हमको एक वैल्यू दी हुई होती है XU की वैल्यू। अब XU होता क्या है? तो XU को समझने के लिए हम देखेंगे, ये मान लो हमारी एक बीम का सेक्शन है, ठीक है, और इसमें मान लो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट है नीचे और ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस। इसमें बीम में कुछ टर्म्स आती है, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि टोटल जो डेप्थ होती है बीम की, ये बीम हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये बीम है रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तो उसका ये मैंने ये वाला सेक्शन यहाँ बनाया है और उसमें नीचे जो है वो इस टाइप से रीइंफोर्समेंट लंबे वाले प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो जो टोटल डेप्थ होती है उसको लिखते हैं कैपिटल D से, ठीक है। ये होगी बीम की टोटल डेप्थ। और टोटल जो विड्थ होती है बीम की उसको लिखते हैं B से, या फिर कैपिटल B भी लिख सकते हो।
और कंक्रीट की जो ग्रेड होती है वो होती है FCK, जिसको कि हम M20 या M25 कुछ भी लिखते हैं उसको। और रीइंफोर्समेंट की जो ग्रेड होती है उसको हम लिखते हैं FE 415, 250, 500 या कुछ भी। अब इसमें हम देखेंगे कि एक होती है टोटल डेप्थ और एक होती है इफ़ेक्टिव डेप्थ। इफ़ेक्टिव डेप्थ क्या होती है कि रीइंफोर्समेंट को मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो टॉप वाले फाइबर से लेके रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक जो डिस्टेंस कहलाती है वो कहलाती है इफ़ेक्टिव डेप्थ, स्मॉल d जिसको डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव डेप्थ, यानी कि प्रभावी गहराई बोलेंगे इसको। क्लियर है। और जो इसी में एक टर्म और आती कवर, तो कवर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि कंक्रीट के किसी भी मेंबर में जब रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं सरिया, तो उसके अंदर क्या लगता है, रीइंफोर्समेंट जो होता है वो सेक्शन जो भी हमारा मेंबर है उसके एकदम फेस पे नहीं लगता है, मतलब कि एकदम किनारे पे ही नहीं लगता है, रीइंफोर्समेंट थोड़ा सा अंदर लगता है। जैसे कि मान लो कोई कॉलम है या फिर बीम ही देख लेते हैं, तो बीम में बिल्कुल ये बॉटम है, तो बिल्कुल बॉटम पे गिराया हुआ सरिया टच करके नहीं रखते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर मेंटेन रखते हैं, ताकि क्या होता है कि जो रीइंफोर्समेंट सरिया है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए और उसमें जंग नहीं लगे, उस वजह से उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर लगाते हैं। तो जो डिस्टेंस होती है बॉटम से या फिर कंक्रीट के फेस से कह सकते हैं, तो फेस से रीइंफोर्समेंट की जो गैप होता है, बीच में जो गैप होता है, उसको बोलते हैं हम क्लियर कवर, ठीक है। कवर ब्लॉक्स आते हैं जो कि शटरिंग के ऊपर लगाते हैं, शटरिंग के ऊपर और रीइंफोर्समेंट के बीच में वो टिके हुए होते हैं, जो कि फिगर में दिख रहा है। तो वो जो कवर ब्लॉक होते हैं वो कवर ब्लॉक सरिये के नीचे लगता है। कैसे लगता है, ये मान लो एक सरिया है, तो कवर ब्लॉक जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रीइंफोर्समेंट इसके ऊपर टिक जाता है और गैप मेंटेन हो जाता है। तो ये जो क्लियर हाइट होती है, मतलब कि सरिये के बीच की ये वाली जो हाइट होती है उसको बोलते हैं क्लियर कवर, ठीक है। यहाँ पे और बड़े फिगर में आपको समझा देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया तीनों, कैपिटल D और स्मॉल d। अब इसमें मैं क्लियर कवर बताता हूँ। तो मान लो कि ये हमारी बीम थी और ये रीइंफोर्समेंट था, ठीक है। तो सेंटर तक ये तो होती है इफ़ेक्टिव डेप्थ, और ये वाला जो गैप होता है ये कहलाता है क्लियर कवर, ठीक है। और सेंटर से, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से जो नीचे तक की डिस्टेंस होती है, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से बॉटम तक, उसको बोलते हैं अपन इफ़ेक्टिव कवर, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो हम जो बात कर रहे थे अंडर रीइंफोर्स बैलेंस सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि जैसे बीम है हमारी, उसमें ये रीइंफोर्समेंट गया, ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं अपन XU, ठीक है। और इस XU को एक्सियल लिमिटिंग से कंपेयर करना है, मतलब कि कोड ने एक फिक्स वैल्यू कर रखी है हर टाइप के रीइंफोर्समेंट के लिए, कि अगर आपका FE 415 है, FE 250 है, FE 500 है, तो उनके हिसाब से XU मैक्सिमम की वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो उस वाली एक्सियल लिमिटिंग वैल्यू से हमारी बीम के XU को कंपेयर करते हैं और उससे पता चलता है कि आपका सेक्शन इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारा XU, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस किसी भी बीम की XU लिमिटिंग से कम है, XU लिमिटिंग या फिर इसको XU मैक्स भी बोल सकते हो, तो हमारी बीम का XU अगर XU लिमिटिंग से कम है तो वो सेक्शन कहलाएगा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन।
अगर हमारी बीम का जो एक्सयू है वो इक्वल टू होगा एक्सयू लिमिटिंग के, तो हमारा सेक्शन कहलाएगा बैलेंस सेक्शन। और हमारा अगर एक्सयू बीम का ग्रेटर देन है एक्सयू लिमिटिंग से, तो हमारे सेक्शन कहलाएगा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब हमारे को एक्सयू तो पता पड़ेगा न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तब, और एक्सयू लिमिटिंग का से पता पड़ेगा। तो एक्सयू लिमिटिंग की हमको ये टेबल दी हुई है। तो अब इस टेबल को कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमको जो टेबल दी हुई है उसमें एक तरफ तो लिखा हुआ है Fy और एक तरफ लिखा हुआ है एक्सयू मैक्स अपॉन डी, ये दिया हुआ है। और इधर स्टील की ग्रेड है, ये Fy जो होता है स्टील की ग्रेड होती है 250, 410 और 415 और 500, ये 3 होती है। और इनके रेस्पेक्ट में 0.53 ये आपको याद रखनी वैल्यू, 0.48 और 0.46 ये होती है। ठीक है, तो अब इसको देखना कैसे है, यहाँ से एक्सयू मैक्स कैसे मिलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो हमारी कोई एक बीम है जिसमें स्टील जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है Fy 250 यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है, इफ़ेक्टिव डेप्थ वो है मान लो 400 mm। ठीक है, तो हमको एक्सयू मैक्सिमम कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो हमारी स्टील की ग्रेड कितनी 250, तो स्टील की ग्रेड है 250 के लिए एक्सयू मैक्स अपॉन डी कितना होता है 0.53। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि एक्सयू मैक्स अपॉन डी बराबर होता है 0.53 के। ठीक है, एक्सयू मैक्स हमको निकालना है, तो ये डी इसके इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 0.53 डी। फिर इस 0.53 डी में यहाँ पर जो डी की वैल्यू हमको दी हुई है 400, तो एक्सयू मैक्स बराबर 0.53 इंटू 400 कर दोगे तो हमको एक्सयू मैक्सिमम मिल जाएगा कि भाई मैक्सिमम कितना है। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लगा के दूसरे बीम का एक्सयू निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारा एक्सयू जो है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम आ गया, तो हमारी बीम क्या हो जाएगी, अंडर रीइंफोर्स्ड। अगर हमारा एक्सयू इस वाले एक्सयू के बराबर आ गया तो हो जाएगी बैलेंस, और हमारा एक्सयू इस बीम का अगर ज़्यादा आ गया इस वाली वैल्यू से तो हमारी बीम हो जाएगी ओवर रीइंफोर्स्ड। ठीक है, अब जो हमने ये दोनों 3 टाइप के जो सेक्शन पढ़े हैं, अब इन 3 टाइप के सेक्शन के आधार पर वापस से बीम हमारी 2 टाइप की होती है। पहली होती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, और एक होती है डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड में भी अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन हो सकते हैं, और डबली रीइंफोर्स्ड में भी अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन हो सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ क्या होती है, सिंगली रीइंफोर्स्ड को बोलते हैं एकल प्रबलित धरन, और डबली रीइंफोर्स्ड को बोलेंगे द्विप्रबलित धरन। इनका मतलब क्या है कि अगर बीम में, ये हमारा बीम का सेक्शन है, खाली बॉटम वाले फेज में, मतलब कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, खाली यहाँ पर नीचे सरिये दिए हुए हैं, ऊपर सरिये नहीं दिए हुए हैं, लंबे वाले लॉन्गिट्यूडनल लंबवत जो सरिया होता है खाली नीचे दिया हुआ है, तो वो कहलाएगी बीम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। और अगर बीम में दोनों तरफ नीचे भी कुछ सरिये दिए हुए हैं लंबे वाले और ऊपर भी कुछ सरिये लंबे वाले दिए हुए हैं, तो वो कहलाएगी डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हमको दोनों में से बनानी कौन सी चाहिए। तो दोनों को बनाने के लिए, दोनों में से कौन सी बनानी है उसके लिए देखेंगे कि ये जो लंबे वाले तार होते हैं वो तो होते हैं टेंशन को झेलने के लिए। ये जैसे हमारी ये बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस गया, बॉटम में आता है टेंशन, तो टेंशन को कैरी करने के लिए हम ये वाला सरिया देते हैं जो कि इसमें नीचे दिया हुआ है। और इस बीम को देखें तो इस बीम में बॉटम, ये न्यूट्रल एक्सिस गया, इसके बॉटम में भी सरिया दिया हुआ है लंबा वाला, और ऊपर भी सरिया दिया हुआ है। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, टेंशन को लेता है, और कंक्रीट क्या लेती है, वो कंप्रेशन को लेती है। लेकिन बीम में एक शियर भी आता है। ठीक है,
शीयर फोर्स, कर्तन बल आता है। तो उस शीयर को कैरी करने के लिए आपको पता होगा, जनरली आपने साइड पर देखा होगा, बीम में लेटरल टाइज रिंग्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। वो रिंग्स कैसे होते हैं? वो रिंग्स कुछ इस टाइप से वर्टिकल रिंग्स बंधे हुए होते हैं पूरी बीम में, ठीक है। ये वाले रिंग्स होते हैं, इनका मतलब कि तार जो होता है वो कुछ ऐसी रिंग्स बनी हुई होती है, देखी होगी आपने। तो ये रिंग्स जो होती है वो शीयर को कैरी करती है, वो शीयर पे हम बाद में जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जब रिंग बांधेंगे तो सिंगली रीइंफोर्स्ड अगर बीम है तो रिंग बांधने के लिए ऊपर रिंग को टिकाएंगे कैसे? ऊपर तो कोई रीइंफोर्समेंट है ही नहीं लंबा वाला, तो रिंग को बांधने के लिए मिनिमम होल्डिंग बार तो 2 हमको देने ही पड़ेंगे। ऊपर भी 2 छोटे वाले तार मिनिमम जो भी प्रोवाइड करना होता है उसके अकॉर्डिंग तो देने ही पड़ेंगे, भले आपकी बीम कौन सी है, सिंगली रीइंफोर्स्ड है, आपको नाम तो सिंगली रीइंफोर्स्ड है, लेकिन ऊपर भी सरिया तो देना ही पड़ेगा। वो सरिया किस काम आएगा? खाली आपकी रिंग्स को टिकाने के लिए काम में आएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर बीम को डिज़ाइन तो किस हिसाब से किया होगा कि भाई हम खाली बॉटम में सरिया देने वाले हैं, लेकिन हमने सरिया दिया ऊपर भी, तो इस ऊपर वाले सरिये की जो स्ट्रेंथ थी वो तो वेस्ट चली गई। ये वाला जो सरिया है कुछ भी लोड लेने में तो काम आएगा नहीं, क्योंकि इसको हमने डिज़ाइन करते वक्त तो माना ही नहीं था कि ऊपर भी हम रीइंफोर्समेंट देने वाले हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में ऊपर वाला रीइंफोर्समेंट काम नहीं आ पाता है, एक रीज़न ये हुआ। अब क्योंकि हम ऊपर रीइंफोर्समेंट को नहीं दे पा रहे, यानी कि लोड में नहीं मान रहे, तो क्या होता है कि इसके जो सेक्शन बनते हैं वो बड़े बनते हैं, लार्ज सेक्शन बनते, बड़ी बड़ी बीम बनती है अगर डिज़ाइन करो तो इस वजह से हम जो है वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम को ही डिज़ाइन करते और प्रोवाइड कराते हैं। इस बीम में बॉटम वाला रीइंफोर्समेंट और टॉप वाला रीइंफोर्समेंट दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ देते हैं बीम में, और दोनों की स्ट्रेंथ को डिज़ाइन करते वक्त कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इस वजह से इस बीम में सेक्शन जो बनते हैं वो इस वाली बीम के कंपैरिजन में छोटे सेक्शन बनते हैं। तो हमको ये पता चल गया 2 टाइप की बीम होती तो है, लेकिन हम डिज़ाइन कौन सी करते हैं? हम डिज़ाइन करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। अब हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि इन दोनों बीम्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति किस टाइप से आती है, और उनके जो ग्राफ बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।